हाय गाइस एंड वेलकम टू AI 3000। आज से 12 साल पहले यानी कि 2008 में मार्वल ने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की अपनी पहली मूवी आयरन मैन के साथ। यहीं पर हमने देखा द जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट हीरो टोनी स्टार्क को। लेकिन इन सब में हमें दो बातें साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट लगी। पहला तो आयरन मैन का आर्मर और दूसरा उससे पावर देने वाला आर्क रिएक्टर। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे आर्क रिएक्टर के पीछे की थ्योरी को। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मार्वल साइंस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्क रिएक्टर के साइंस फील्ड के बारे में। वैसे तो यहाँ पर हमें कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी, लेकिन वो साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसकी वजह से आर्क रिएक्टर पॉसिबल है वो है फ्यूजन टेक्नोलॉजी। ह्यूमंस ने अब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी का काफ़ी यूज़ किया है और फ्यूचर में इसके क्लीन सोर्स को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। अब हम इसके बाकी सोर्सेज की बात करें तो वो है सोलार, थर्मोन्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और यहाँ तक कि जियोथर्मल पावर सोर्स। इस तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करके स्टोर करने की टेक्नोलॉजी तो हम जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं एक ऐसी बैटरी बनाना चाहता हूँ जो मुझे 3 गीगाजूल्स पर सेकंड की एनर्जी दे और जो इतनी कॉम्पैक्ट हो कि मेरे हाथों में फिट आए और साथ ही इतनी सेफ भी कि मैं इसे अपने चेस्ट में कुछ इंचेस अंदर इम्प्लांट कर सकूँ, तो क्या ये सब पॉसिबल है? जवाब होगा शायद नहीं, लेकिन मार्वल ने इसे पॉसिबल कर दिखाया और हमें आयरन मैन मिला। तो चलिए आज हम भी आर्क रिएक्टर के साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। हम सब जानते हैं कि टोनी स्टार्क ने पहला आर्क रिएक्टर बनाया था एक केव के अंदर, जहां उसे हॉस्टाइल बनाकर रखा गया था 10 रिंग्स ने। वहीं उनके साथ थे डॉक्टर हो यिनसेन के साथ कन्वर्सेशन में हमें पता चला कि आर्क रिएक्टर बनाने का मेन और प्राइमरी फंक्शन था एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना जो कि टोनी के हार्ट से शार्पनेस को दूर रखे। लेकिन आगे हम सब ने देखा कि आर्क रिएक्टर की मदद से टोनी ने पहले आयरन मैन आर्मर को पावर दी। अब बात करते हैं आर्क रिएक्टर को बनाने के प्रोसेस के बारे में। बेसिकली आर्क रिएक्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के लिए जिम्मेदार है उसका टोरॉइड एनक्लोजर, जिसे रिएक्टर के सेंटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये करंट मल्टीपल टाइम्स कॉइल किया गया है रिएक्टर के टोरॉइड फॉर्म पर। इस कॉइलिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि शार्पनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। भले ही टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन को पॉसिबल बनाया, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने वाले बाकी सभी प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट एटसेट्रा, ये सभी मेथड्स बहुत स्पेस यूज़ करते हैं और साथ ही हाई लेवल्स ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो इससे हम एक बात प्रपोज कर सकते हैं कि आर्क रिएक्टर के इतने छोटे साइज़ के बावजूद भी वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है न्यूक्लियर बीटा डीके के जरिए। आर्क रिएक्टर के सेंटर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक बेटा वोल्टाइक सेल की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करते हैं जो कि आगे जाकर डायरेक्टली इलेक्ट्रिक लोड पर अप्लाई होता है। इस रिएक्शन के लिए हमें यूज़ करना होगा रेडियो आइसोटोप्स जैसे कि ट्रिटियम या फिर पैलेडियम। इनमें से पैलेडियम का यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। पैलेडियम 107 के बीटा डीके से जनरेशन होता है 107 Ag यानी कि सिल्वर के एक आइसोटोप का, और साथ ही लिबरेट होता है एक इलेक्ट्रॉन जिससे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई क्रिएट हो। यहीं पर एक मज़े की बात है कि बीटा डीके से कंटेनमेंट वेसल का जो फॉस्फोरस पेंट है वो ग्लो करने लगता है, वो भी ब्लू कलर में, और यही रीज़न है आर्क रिएक्टर के ब्लू ग्लो लाइट का। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी टोनी के आर्क रिएक्टर में एक मेजर प्रॉब्लम थी पैलेडियम पॉइजनिंग। ये प्रॉब्लम हुई बिकॉज टोनी ने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम यूज़ किया था और इसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचने के लिए एक पैलेडियम की जगह किसी और नॉन टॉक्सिक एलिमेंट का यूज़ होना ज़रूरी हो गया था। बहुत ढूंढने के बाद भी जब अर्थ का कोई एलिमेंट पैलेडियम का ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाया, तब टोनी ने अपने डैड हॉवर्ड स्टार्क का एक अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश की और यहीं टोनी को मिला एक नया एलिमेंट। हालांकि इस एलिमेंट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, सिवाय इसके कि टेसरैक्ट पर किए गए रिसर्च में हॉवर्ड स्टार्क ने इसे नोटिस किया था। इस एलिमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए टोनी ने अपने घर पर ही एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बना दिया। इस एक्सेलरेटर को बनाया गया था किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन या चाहे कुछ एटम्स को मिलाकर एक बीम बनाने, जिससे कि टोनी न्यू एलिमेंट्स या आइसोटोप्स को इजीली सिंथेसाइज कर सके। इस प्रिज्मेटिक एक्सेलरेटर का पार्टिकल सोर्स अब तक अननोन है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि उस सोर्स पार्टिकल को एक्सेलरेटर के वैक्यूम में फीड किया गया, जहां मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए जो कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड्स में स्विच होते रहे, और इसी चीज़ ने रेडियो वेव्स को जनरेट किया। इन रेडियो वेव्स ने पार्टिकल्स को एक्सेलरेटर के अंदर ही बंचअप कर दिया, जिससे वो बीम रेडी हुई। दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट जहां एक तरफ पार्टिकल एक्सेलरेटर के रास्ते में किसी भी चीज़ को डालने में बहुत सावधानी बरतते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर स्टार्क ने प्रिज्म का यूज़ करके एक्सेलरेटर की पार्टिकल एनर्जी बीम को अपने घर के आर पार स्टीयर करते हुए एक मेटालिक ट्रायंगल पर हिट किया। इसी के साथ टोनी ने उस नए एलिमेंट को सिंथेसाइज कर लिया। इस एलिमेंट की स्पेशलिटी थी कि आयरन मैन सूट को पहले से ज़्यादा पावर दे सकता था और पैलेडियम की जगह लेकर पैलेडियम पॉइजनिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता था, यानी कि अब आर्क रिएक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सब बातें हुई मार्वल साइंस की। अब अगर बात करूँ रियल वर्ल्ड की, तो आर्क रिएक्टर के बेस कंपोनेंट्स को ही बनाना नियरली इम्पॉसिबल होगा, वो भी इतने छोटे साइज़ में। इन सब के बावजूद भी फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं एक क्लीन एनर्जी सोर्स ढूंढने के लिए। इन्हीं में से एक सोर्स जो फ्यूचर में प्रॉमिसिंग साबित हो सकती है वो है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन सिस्टम। इस सिस्टम में एक डोनट शेप स्ट्रक्चर में शाइनिंग हॉट प्लाज्मा होगा, यानी कि इस प्रोसेस में तेज़ी से मूव कर रहे हाइड्रोजन पार्टिकल्स को इस टॉरस स्ट्रक्चर में हीट किया जाएगा, और वो भी उस टेम्परेचर पर जो कि सन के कोर से 6 टाइम ज़्यादा होगा।
ऐसा करने से हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर क्रिएट करेंगे हॉट प्लाज्मा और इस मशीन के कंटेनर्स की सेफ्टी के लिए इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स भी यूज़ किए जाएंगे। हमारे बाकी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह ये मशीन कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट या फिर टॉक्सिक वेस्ट को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करेगा। लेकिन इस मशीन की एक प्रॉब्लम है जो कि अभी भी हमारे पहुंच के बाहर है, वो ये है कि जितना एनर्जी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे बहुत कम इसका आउटपुट है। बस इस प्रॉब्लम के सॉल्व होते ही हम इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया जा रहा है MIT इंस्टीट्यूट, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स भी दिए जा रहे हैं, जहां यूरोपियन यूनियन और 6 अदर कंट्रीज साथ मिलकर बना रहे हैं ITER, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई साहब ये क्या है, तो यह है इस सेशन की सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग चीज़। ये रिएक्टर आने वाले वक्त में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा और इसकी स्पेशलिटी होगी कि ये बर्निंग प्लाज्मा का यूज़ करके 500 मेगावाट्स का आउटपुट देगा 50 मेगावाट्स के इनपुट पर, और ये एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा सिर्फ 400 सेकंड्स में। ये प्रोजेक्ट 2026 में कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आर्क रिएक्टर के साइंस को एक्सप्लेन करने की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही ऑसम MCU और DCU रिलेटेड कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे।